हेलो एवरीवन। तो हमने सेल बायोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी दोनों को बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। उसी के साथ हम आज पढ़ने वाले हैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। अगर आपको याद हो तो हमने जब सेल बायोलॉजी के स्टार्ट किया था, हमने उसी टाइम पे कहा था ग्रोथ कब होता है सेल का, तो जब डिवीज़न होता है। डिवीज़न होगा तभी ग्रोथ होगा, राइट, हमने ये कहा था। और डिवीज़न होने के बाद गैपिंग मिलती है, किस तरह से गैपिंग मिलती है, कब मिलती है और ग्रोथ कब होता है, ये हमने देखा है। तो कुल मिला के हमने इस चैप्टर में इतना ही पढ़ना है कि प्लांट का ग्रोथ जब होता है तो क्या डेवलपमेंट होता है, अगर होता है तो कौन करवाता है, और वही सब हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। और हम सबको पता है अगर किसी भी चीज़ की ग्रोथ होती है ना तो उसका डेवलपमेंट होती ही होती है। अगर मान लो कोई प्लांट है, पहले छोटा होगा फिर उसमें ग्रोथ होने जाएगी होते जाएगी, तो एक टाइम ऐसा भी आएगा जब प्लांट धीरे से बड़ा हो जाएगा, और एक टाइम ऐसा भी आएगा जब उस प्लांट में से फ्रूट भी अराइज होने लगेंगे। तो एक्चुअली उसका क्या होगा, डेवलपमेंट ही तो हो रहा है ना। और एक टाइम ऐसा भी आता है जब उस फ्रूट देने के बाद वो प्लांट जो होता है कुछ टाइम के बाद डिकम्पोज भी हो जाता है, मैच्योरेशन फेज आ जाती है, तो प्लांट मर भी जाता है, राइट। तो उसी को हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं और ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे नीट में 3 से 4 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। और इसके बाद हम पढ़ेंगे प्लांट एनाटॉमी, तो कुछ कुछ उसमें भी देखेंगे, और वो तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि बहुत ही क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं, इससे तो बहुत ही ज़्यादा, है ना। तो उसको भी स्किप नहीं करेंगे अपन। तो चलो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक डाला है मैंने ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब होता है जो प्लांट के जो सेल हैं, जो टिश्यू है, जो ऑर्गन है, उसका परमानेंटली साइज़ इंक्रीज होता ही जाना, उसी को कहते हैं ग्रोथ। और हम सबको पता है प्लांट के जो सेल्स होते हैं हमेशा डिवीज़न करते रहते हैं, उसका साइज़ हमेशा बढ़ता रहता है। हम अगर मान लो कोई स्टेम तोड़ देते हैं तो क्या वो स्टेम टूटा ही रहता है क्या, फिर से वो स्टेम नहीं आते हैं? तो आते हैं सर। तो ग्रोथ कभी रुकता नहीं है, वो होता ही रहता है। लेकिन अगर रुक गया है तो समझो वो मैच्योरेशन फेज पे आ चुका है, मतलब इसके बाद वो ग्रोथ नहीं होगा। खैर, ग्रोथ का हमने डेफिनेशन देख लिया। अगर मैंने उसके बाद की बात करो तो उसके बाद एक मैंने पॉइंट लिखी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा है मैंने, ग्रोथ इज अकम्पेन्ड बाय द मेटाबॉलिक प्रोसेस। और मेटाबॉलिक प्रोसेस के अंदर एनाबॉलिक प्रोसेस भी आएगा और कैटाबॉलिक प्रोसेस भी आएगा। और हम सबको पता है यार कि कुछ भी करने के लिए एनर्जी चाहिए ही होता है। तो क्या ग्रोथ के लिए एनर्जी नहीं चाहिए होगी सेल को? तो बिल्कुल, ग्रोथ करने के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और एनर्जी प्रोवाइड कौन करता है? तो सेल के अंदर छुपा बैठा माइटोकॉन्ड्रिया करता है, जिसको अपन एनर्जी हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। और इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा भी था कि किस तरह एटीपी का फॉर्म करता है, और NADH और FADH किस फॉर्म में ऐसे क्यों रहते हैं, और उसको एटीपी में कन्वर्ट क्यों करता है, वो भी हमने देख रखा है। अगर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के देख सकते हो। एनिमेशन के साथ है तो मज़ा बहुत आया है। उसके बाद मैंने लिखा है ग्रोथ इन प्लांट। अगर हम प्लांट में ग्रोथ की बात करें तो प्लांट में ग्रोथ जो होता है वो अनलिमिटेड होता है, कोई फिक्स नहीं है यार, कोई लिमिट नहीं है, हमेशा ग्रोथ होता ही रहता है जब तक उसकी लाइफ हो। और ग्रोथ करवाता है मेरिस्टम, जो कि एक सर्टेन लोकेशन में प्रेजेंट होता है। और यही समझो तो इट इज़ द ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ भी होता है, मतलब यही है जो ग्रोथ को करवाते रहता है। अगर हम शॉर्ट में बोलना चाहें इसी प्रोसेस को, जितना भी हमने अभी तक कहा है ना, तो एक शॉर्ट में यार एक समरी बनाता हूँ, उसको आपको बताता हूँ जो मज़ा भी आएगा। और ये मैं जो लाइन कहूँगा पूरी का पूरा NCERT है, तो पूरा अच्छे से गौर से सुनना। मैंने लिखा है कि मेरिस्टम जो होता है एक्चुअली करता क्या है, तो सेल का डिवीज़न कराता है। सेल का डिवीज़न करेगा तो जो एरिया होती है, जो वॉल्यूम होगा सेल का, वो बढ़ने लगेगा। सेल का एरिया बढ़ेगा तो ग्रोथ होगा। ग्रोथ होता है कहाँ पर? एक सर्कुलर लेवल पे। तो हम इस ग्रोथ क्या बोलेंगे? सर्कुलर ग्रोथ। अगर हम बात करें तो ये जो सेलुलर लेवल की ग्रोथ है, अगर वो बढ़ेगी तो हम बोलेंगे कि जो प्रोटोप्लाज्म होगा वो भी बढ़ेगा। इट मीन्स ग्रोथ अगर बढ़ेगा तो प्रोटोप्लाज्म भी बढ़ेगा। अगर हम बोल सकते हैं कि जो प्रोटोप्लाज्म है वो कहीं ना कहीं ग्रोथ से कोरिलेट कर रहा है, प्रोटोप्लाज्म होगा तो ग्रोथ होगी। क्लियर है? बिल्कुल। अब एक क्वेश्चन आता होगा दिमाग में यार कि ग्रोथ तो होती है सर, पर क्या हम उसे मेज़र कैसे कर सकते हैं? ऐसा तो नहीं है कि हम स्केल लेके मेज़र कर लें? तो बिल्कुल नहीं यार, ऐसा कैसे कर सकते हो? बताता हूँ मैं। इसको हम मेज़र कर सकते हैं 2 तरह से। एक फ्रेश वेट होता है, एक ड्राई वेट होता है। अगर हमें वेट को मेज़र भी करना है तो लेंथ से मेज़र कर सकते हैं, एरिया से मेज़र कर सकते हैं, उसके वॉल्यूम को नाप सकते हैं, सेल के नंबर को काउंट कर सकते हैं। उससे पता चल जाएगा कि इसकी ग्रोथ कितनी हो रही है और कैसे हो रही है। अगर हम बात करें जो मेज़ होता है ना, मतलब मक्का, यार आपने खाया ही होगा। और वैसे भी बारिश के टाइम में खाने का मज़ा ही कुछ और होता है मक्का का। जिस तो जोक यार, आगे बढ़ते हैं। तो मैच जो होता है ना, उसके अंदर 17,500 सेल जो होते हैं पर आवर बढ़ते रहते हैं। और अगर हम बात करें वाटरमेलन की तो उसके अंदर 3,50,000 टाइम, मतलब 3,50,000 टाइम जो होता है साइज़ इंक्रीज़ होता रहता है। क्या आपको ये चीज़ पता थी? मुझे भी नहीं पता था।
अभी पता चला है ब्रो, है ना। आगे आते हैं। अगर हम बात करें तो जो पॉलन ट्यूब होता है ना, उसका अपन आराम से लेंथ नाप सकते हैं। क्लियर है? बिल्कुल। और देखो मैंने यहाँ दो चीज़ बनाया है, एक में लिखा है प्राइमरी ग्रोथ, एक लिखा है मैंने सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ उस ग्रोथ को कहेंगे जो लेंथ वाइज की जाए, सेकेंडरी ग्रोथ उस ग्रोथ को कहेंगे जब विड्थ वाइज की जाए। जैसा कि मैंने कहा था, प्राइमरी ग्रोथ में आ जाएंगे हमारे रूट एपिकल, शूट एपिकल जो कि लेंथ का ग्रो करते हैं, और हमारे जो सेकेंडरी ग्रोथ है उसके अंदर आएगा लैटरल मेरिस्टम, जिसके अंदर वैस्कुलर कैम्बियन और कॉर कैम्बियन आते हैं, जो विड्थ का ग्रोथ करवाते हैं, मतलब मोटापा यही देता है। क्लियर है? बिल्कुल। आगे है ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेजेस की बात करें तो 3 होते हैं। पहला आएगा मेरिस्टेमेटिक फेज, मतलब कि ग्रोथ होने वाला। दूसरा होगा इलोंगेशन, अगर सेल का ग्रोथ हो रहा है तो उसको इलोंगेशन भी तो मिलेगा, वो बड़ा भी तो होगा। नेक्स्ट पे जाता है मैचुरेशन, कि भैया अब तूने बहुत ग्रोथ कर लिया है, अब तू रुक जा वरना तू मारा जाएगा। तो मैंने पहला पॉइंट लिखा है मेरिस्टेमेटिक रीजन में कि इसमें सेल का डिवीजन होगा। अब सेल का अगर इस पर डिवीजन हो रहा है तो इसका इलोंगेशन कहाँ पर होगा? इलोंगेशन फेज में, मतलब सेल का यहाँ पर इनलार्जमेंट होगा। हाँ, बड़ा होगा सेल, गलत चीज़ नहीं, है ना। अब सेल अगर बड़ा हो रहा है तो इसका मैचुरेशन पॉइंट कहाँ पर आएगा? मैचुरेशन फेज में, बिल्कुल। उसी तरह अगर बात करें तो मेरिस्टेमेटिक में प्रोटोप्लाज्म बहुत प्रेजेंट होता है। याद करो मैंने कहा था प्रोटोप्लाज्म अगर होगा तो यार ग्रोथ ज़्यादा होगी, जितना ज़्यादा प्रोटोप्लाज्म उतना ज़्यादा ग्रोथ। अभी समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल। तो ना ही इलोंगेशन में प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है और ना ही हमारा मैचुरेशन में। लेकिन बोलो सर यहाँ पर आपने प्रोटोप्लाज्म लिखा तो है, तो बिल्कुल लिखा तो है, पर वही प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है, मतलब कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस आ जाती है, कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन आ जाता है। जैसे कि पहले जो प्रोटोप्लाज्म था वो ज़्यादा मात्रा में थे तो ज़्यादा ग्रोथ होता था, लेकिन मैचुरेशन फेज़ में बहुत कम हो जाएंगे, मतलब हल्का फुल्का ग्रोथ होगा या फिर ग्रोथ बंद ही हो जाएगा, राइट। अगर हम बात करें तो जो मेरिस्टेमेटिक सेल होता है वहाँ पर लार्ज न्यूक्लाई होता है और बाकी में लार्ज न्यूक्लाई नहीं होता। अगर सेल वाल की बात करें तो मेरिस्टेमेटिक में प्राइमरी होता है और इसमें जो इलोंगेशन फेज होता है उसमें सेल वाल का डिपोजिशन होता है, मतलब थोड़ा सा थिक हो जाएगा, और जो मैचुरेशन फेज होता है उसमें सेल वाल पूरा थिक हो जाएगा, मतलब सूख जाएगा एक तरह से। ओके। अगर हम बात करें तो जो मेरिस्टेमेटिक रीजन होता है वहाँ पर एबंडेंट प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करें इलोंगेशन फेज में तो वहाँ पर वैक्यूल होता है, लेकिन मैचुरेशन फेज में ना तो वैक्यूल होता है ना ही अबंडेंट प्लाज्मोडेस्माटा होता है। इसी कारण प्लांट सूख जाते हैं और डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट ग्रोथ और रिलेटिव ग्रोथ। देखो यार बहुत ईजी ट्रिक के बताता हूँ मैं आपको, है ना। मान लो आपके गमले में कोई फ्लावर है या फिर कोई प्लांट है, हो गमला तो होगा ना, मुझे पता है नहीं होगा, आजकल डॉगी सबके पास होता है पर गमला किसी के पास नहीं होता यार, गजब है। कोई बात नहीं, मान लो, मानने में क्या जाता है, ऐसे तो हम बचपन से मानते ही आ रहे हैं, है ना। बिल्कुल। तो मान लो कि हमारे पास एक 5 सेंटीमीटर का कोई भी पौधा है, कोई प्लांट है। ओके। अगले दिन में क्या हुआ, मैंने जैसे ही उस प्लांट को लगाया तो मैंने अगले दिन चेक किया उस प्लांट की लेंथ कितनी है, तो देखा यार 5 सेंटीमीटर का था, अब 10 सेंटीमीटर हो गया है। कितना हो गया है? अब 10 सेंटीमीटर हो गया है, मतलब 5 सेंटीमीटर जो है वो बढ़ गया, राइट। यहाँ तो कोई डाउट है क्या? कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए। अब देखो, अगला दिन मेरा दोस्त जो था वो आया मेरे पास, तो बोला कि यार चलो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। मैं बोला चलो यार, मुझे एक्सपेरिमेंट करना था, मैंने बोल दिया हाँ चलो करते हैं। उसने कहा तुम भी एक फ्लावर लो, मैं भी एक फ्लावर लेता हूँ, या फिर कोई प्लांट लेते हैं। मैं बोला ठीक है लेते हैं, क्या दिक्कत है। उसने कहा तुम 5 सेंटीमीटर का लो, मैं 10 सेंटीमीटर का लूँगा। मैं बोला ठीक है यार, तू ही बड़ा ले ले, मेरे को कोई मतलब नहीं है। उसने 10 सेंटीमीटर का प्लांट लगाया, मैंने 5 सेंटीमीटर का प्लांट लगाया। जिस टाइम पे लगाया हमने नेक्स्ट डे फिर से देखा तो मेरा जो प्लांट था वो 5 सेंटीमीटर बढ़ चुका था। ओके। और जो मेरे दोस्त का प्लांट था वो भी सिर्फ 5 सेंटीमीटर का ग्रोथ हुआ। अब दोनों में हो गई लड़ाई। हमने बोला कि यार देखो तुम्हारा 5 सेंटीमीटर का था ना, मेरा 5 सेंटीमीटर का था, तो भी मेरा 5 सेंटीमीटर ग्रोथ कर लिया, लेकिन तुम्हारा 10 सेंटीमीटर था तो भी सिर्फ 5 सेंटीमीटर ग्रोथ किया है, राइट। मतलब कि उसका हाफ ग्रोथ हुआ है, राइट। और मेरा जो था 5 सेंटीमीटर का था तो 5 सेंटीमीटर ग्रोथ हुआ है। मतलब जितना ग्रोथ था उतना अगर ऑटोमेटिकली कल के दिन अगर ग्रोथ हो रहा है, उस ग्रोथ को हम कहते हैं एब्सोल्यूट ग्रोथ। मतलब जो प्लांट की हाइट थी उतने हाइट का ग्रोथ हो गया अगले ही दिन में, तो उसको उस ग्रोथ को हम कहेंगे एब्सोल्यूट ग्रोथ, जो जल्दी पॉसिबल होता ही नहीं है। अब मान लो कि मेरे पास अगर 10 सेंटीमीटर का रहेगा तो 10 सेंटीमीटर यार अगले दिन में ही क्या ग्रोथ हो जाएगा? नहीं होगा यार, ये एब्सोल्यूट ग्रोथ है ये। ओके, बस लॉजिक वाला।
ओ बहुत बढ़िया। अब दोस्त के पास जो था वो क्या हो गया सर, उसका आधा हो गया, मतलब 10 था उसका आधा हो गया। तो इस टाइप के ग्रोथ को कहेंगे रिलेटिव ग्रोथ, मतलब कि थोड़ा सा बच गया है, कुछ रिलेट कर रहा है, राइट। इस तरह के ग्रोथ को कहेंगे रिलेटिव ग्रोथ, राइट। अगर कभी भी कन्फ्यूज़न हो ना तो अपने से इमेजिन करना, आप कोई भी प्लांट ले लो 2 सेंटीमीटर का, अगर उस अगले दिन 2 सेंटीमीटर का ही ग्रोथ होता है तो आप कहोगे उसको एब्सोल्यूट ग्रोथ। और मान लो कि आपने 2 सेंटीमीटर का प्लांट लिया और सिर्फ 1 सेंटीमीटर का ग्रोथ हो रहा है अगले दिन, उस तरह के ग्रोथ को कह दोगे रिलेटिव ग्रोथ। तो समझना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ईजी ही है। नेक्स्ट आपको समझना है कि डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, डी डिफ्रेंशिएशन क्या होता है और री डिफ्रेंशिएशन क्या होता है। इसको एक कहानी से समझते हैं। हम जब छोटे होते हैं ना तो हम लोग को लगता है बड़े लोग बहुत खुश होते हैं और हम जल्दी से बड़े होने चाहते हैं, राइट, चाहते हैं ना। लेकिन जब बड़ा होते हैं तो पता चलता है नहीं यार, कुछ भी खुश नहीं है। कोई नीट की प्रिपरेशन करने के लिए दौड़ता है, कोई आईआईटी क्लियर करने के लिए दौड़ता है, कोई भी जॉब लेने के लिए भाग रहा है, मतलब कोई भी शांत नहीं रहता है। तो हम चाहते हैं ना यार कोई वापस से बच्चा बन जाता है तो कितना अच्छा होता, वो पल फिर से जी पाते। जब मैं बोला कि छोटे से बड़ा होना है तो उस फेज़ को कहेंगे डिफ्रेंशिएशन, कि मेरे को बड़ा होना था, मैंने डिफ्रेंशिएट कर लिया। तब जब मैं बड़ा हुआ ना तो मुझे समझ में आ गया कि मेरी गलती है, मैं वापस से छोटा होना चाहता हूँ। तो अगर मैं बड़ा से वापस छोटा हो जाता हूँ तो उस फेज़ को कहेंगे डी डिफ्रेंशिएशन। और छोटा हो गया और वापस उसी फेज़ में आ गया जिस फेज़ में मैं पहले था तो उसी को कहेंगे री डिफ्रेंशिएशन, मतलब दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करवाना। अब ऐसा प्लांट में भी होता है। बोलोगे सर ऐसा प्लांट क्यों सोचता होगा? मतलब प्लांट ऐसा नहीं सोचता, एक्चुअली होता क्या है कि प्लांट अगर मान लो बड़ा हो गया है, उसने मैच्योर फेज़ आ गया है, मतलब मैचुरेशन हो गया है, तो वो तो अब ग्रोथ जल्दी नहीं कर पाएगा, राइट, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। वो क्या करता है ना, वो धीरे से अपनी टहनी को तोड़ देता है। टहनी को तोड़ता है इसलिए, किस लिए? क्योंकि वो बोलता है यार अभी मैं मर रहा नहीं हूँ, टहनी टूट गया है, अब तुम फिर से मुझे ग्रोथ दो। तो उस टाइम क्या होता है, फिर से जो प्लांट है वो ग्रोथ देना स्टार्ट कर देगा और जहाँ से टहनी टूटा था उसको रिकवर करना फिर से स्टार्ट करेगा। तो अगर टहनी टूट गया उसको कहेंगे डिफ्रेंशिएशन। टहनी से फिर से जो छोटा सा पौधा, जो भी बोलो छोटी सी डाली निकल रही है, उस फेज को कहेंगे डी डिफ्रेंशिएशन। और वो डी डिफ्रेंशिएशन होने के बाद जब वो डाली जो स्टीम होगी वो जब पूरा टाइट हो जाएगा, मतलब पूरा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, उसमें भी जब मैचुरेशन पॉइंट आ जाएगी तो उसके बाद फिर से तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा ना, तो उसी फेज को कहते हैं री डिफ्रेंशिएशन, राइट। अब तो क्लियर है ना यार? बिल्कुल। अब तो नहीं बोलोगे मेरे अकॉर्डिंग, अगर बोलते हो तो यार तुम्हारी गलती, पर मैं बता दूंगा, कमेंट करना, मैं फिर से समझाऊंगा अगर कोई दिक्कत हो तो। नेक्स्ट है हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली जो होता है ये 2 कारण से होता है। पहला है एनवायरनमेंट के कारण, दूसरा होता है फेज ऑफ लाइफ के कारण। अगर एनवायरनमेंट के कारण होगा तो उसका एग्जाम्पल है बटरकफ, फेज ऑफ लाइफ के कारण होगा तो उसका एग्जाम्पल है कॉटन, कोरिएंडर और डार्क सपर। क्लियर है? अब है ग्रोथ रेट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, इससे क्वेश्चन नीट 2017, 18 और 2021 तीनों में आया है लगातार। ओके, तो इसको तो बिल्कुल भी स्किप करने की भूल मत कर देना, क्योंकि यार बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्क स्कोरिंग चैप्टर भी है। तो चलो बताते हैं। ग्रोथ रेट की बात करो तो वो 2 होते हैं, एक होता है एरिथमेटिक ग्रोथ, दूसरा होता है जियोमेट्रिक ग्रोथ। एरिथमेटिक ग्रोथ कहने का मतलब वो क्या होता है, जैसे कि मान लो कोई सेल है, वो सेल अगर 1 सेल से 2 सेल में टूट रहा है, 2 सेल से 4 सेल में टूट रहा है, 4 से 8 में टूट रहा है, उस तरह के ग्रोथ को कहेंगे हम जियोमेट्रिक ग्रोथ। और मान लेते हैं कोई 2 सेल है, 2 सेल्स में से सिर्फ एक ही सेल आगे जाके ग्रोथ करेगा और एक शांत रहेगा, उस टाइप के ग्रोथ कहेंगे एरिथमेटिक ग्रोथ। जैसे कि यहाँ आपको फिगर में भी दिख रहा होगा, राइट, एक तरफ 2 सेल है, एक तरफ 2 सेल था, दोनों सेल अगर ग्रोथ हो रहा है तो भैया जियोमेट्रिक ग्रोथ, एक सेल ग्रोथ कर रहा है तो हम कहेंगे उसको एरिथमेटिक ग्रोथ, राइट। बाकी सही है तो कोई दिक्कत नहीं ना? बिल्कुल। अब नेक्स्ट है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, इसको तो बिल्कुल भी स्किप मत कर देना। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कहने का मतलब है जो प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करते हों, राइट। अब कौन कौन से करते हैं वो देखो, 2 होते हैं, एक होता है प्रोमोटर, एक होता है इनहिबिटर। प्रोमोटर का काम होता है ग्रोथ को प्रमोट करना, इनहिबिटर का काम होता है ग्रोथ को रोकना। अब कैसे रोकेगा वो भी देखो। पहले लेकिन बात करेंगे हम प्रोमोटर की। प्रोमोटर की बात करें तो सबसे पहला आता है एक्जिन। एक्जिन क्या है लिखा हुआ है, देखो मैंने लिखा है एक्जिन जो होता है वो प्लांट के हार्मोन को सिंथेसिस करता है, राइट, और ये रिस्पॉन्स भी करने देता है। देखो जैसे कि मान लो सनफ्लावर आपने देखा है ना, तो वो सनफ्लावर क्या होता है, जिधर सनलाइट मिलती है उधर की तरफ बैंड हो जाता है, होता है ना।
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक्सिन जो होता है उसके एंटी पैरेलल डायरेक्शन में प्रेजेंट हो जाता है, जिसके कारण थोड़ा सा बैंडिंग देखने को मिल जाती है। और सिंपल सी बात है, जिधर ज़्यादा भारी होगा तो उधर तरफ बैंड होगा ही ना। तो सिंपल सी बात है, जब लाइट तरफ वो दिखता है ना तो उधर तरफ बैंड हो जाता है, और उसको लाइट जिधर जाएगी उधर वो मूवमेंट करता है, राइट। हाँ यार, अब तो क्लियर हो ही रहा होगा। सो दे ऑल्सो प्ले इन द इम्पॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ द प्लांट ग्रोथ। नेक्स्ट है जिबरेलिन। जिबरेलिन जो होता है ये प्लांट को इलोंगेट करता है, इलोंगेशन में हेल्प करता है, टॉलर बनाने का काम करता है। इसके अलावा इसका मेजर रोल होता है जर्मिनेशन में। जब भी कोई सीड जो है वो जर्मिनेट करती है, जर्मिनेट करने के बाद उससे जो भी रेडिकल्स निकलते हैं, मतलब रूट अराइज होता है, जो सूट अराइज होता है, जो प्लूम्यूल्स अराइज होते हैं, उसके स्टीम जो बनता है, जो एम्ब्रियो बनता है, वो मेन काम जो है इस जिबरेलिन का ही होता है। यही उसको ब्रेक करता है और उससे रूट पहले बनाएगा, रूट बनने के बाद उससे स्टीम बनेगा, स्टीम से फिर एक्सेस प्रोवाइड करेगा जिसको हमने एम्ब्रियोनल एक्सेस कहते हैं। ये सब कुछ हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में देखा है। अगर आप नहीं देखे हो तो यार लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट लेक्चर था और एनिमेशन के साथ बताया था तो मज़ा भी आया था, राइट। तो उसमें भी इसका हेल्प होता है, राइट, बिल्कुल। लास्ट है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन की बात करो तो ये जो होता है ये सेल डिवीजन करवाता है सूट पार्ट में, मतलब कि ज़मीन से ऊपर वाला पार्ट जहाँ पर भी हो वहाँ पर ये सेल डिवीजन करवाएगा। तो क्वेश्चन नीट में पूछा गया था कि क्या लीफ के अंदर साइटोकाइनिन का रोल होता है, तो बिल्कुल होता है, क्योंकि वो ज़मीन से ऊपर का पार्ट है और ज़मीन से ऊपर के हर पार्ट में वो सेल डिवीजन करवाता है। तो ये थी प्रोमोटर की कहानी। तीनों प्रोमोटर को हमने देख लिया, ऑक्सिन को भी, जिबरेलिन को भी और साइटोकाइनिन को भी। जितना आपको नीट के सिलेबस में था मैंने बता दिया है। नेक्स्ट है इनहिबिटर। इनहिबिटर कहने का मतलब है जो सेल की ग्रोथ को रोके, है ना। तो रोकने का काम दो ही करता है, एक होता है एब्सिसिक एसिड, दूसरा होता है इथाइलिन। इसको हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे, पर इसमें नहीं, हम पढ़ेंगे प्लांट एनाटॉमी में, है ना। एब्सिसिक एसिड, एसिड है यार, सिंपल सी पता बात है, एसिड है मतलब ये ग्रोथ को रोकेगा। एसिड हमेशा हार्म करता है, कभी फ़ायदा देता है क्या? नहीं यार। तो उसी तरह यहाँ पर आप ट्रिक्स लगा सकते हो कि जो एब्सिसिक एसिड होता है ये सेल की ग्रोथ को रोकने का काम करता है, और इथाइलिन भी सेल की ग्रोथ को रोकेगा। एक लास्ट टॉपिक है जो छोटा सा है, वो है फोटोपीरियोडिज्म। क्या है? फोटोपीरियोडिज्म। इसके नाम से ही आप बता सकते हो। तो फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट। पीरियोडिज्म से यहाँ समझ में आ रहा होगा पीरियड, मतलब कि लाइट पीरियड और डार्क पीरियड दोनों से ही कुछ ना कुछ रिलेटेड है, राइट। तो कुल मिला के यहाँ पर आपको ये देखना है कि जो फोटोपीरियोडिज्म है वो फ्लावरिंग कब करता है और कैसे करता है। तो देखो, अगर लाइट किसी को मिलेगी तो फ्लावर जल्दी बनेगा, बनेगा ना। क्यों बनेगा? हमने फोटोसिंथेसिस में देखा है सर, लाइट जब मिलेगी ना तो प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा, CO2 को लेगा। CO2 को कौन लेगा? रूबिस्को एंजाइम अपने पास ले लेगा। रूबिस्को एंजाइम क्यों लेगा? क्योंकि वो 5 कार्बन का चेन होता है, जैसे एक कार्बन चेन मिलेगा तो 6 कार्बन का चेन हो जाएगा, जो कि फिर ग्लूकोज को फॉर्म करेगा, फ्रूट को फॉर्म करेगा, राइट। जी बिल्कुल। अगर आपको ये स्टोरी याद है ना, मतलब आपने प्लांट फिजियोलॉजी को अच्छे से डिटेल में पढ़ा है और मेरे बनाए हुए लेक्चर्स में देखे हो, तो ही आप बता सकते हो, क्योंकि यार मैंने बहुत अच्छे से बताया था, है ना। बिल्कुल। तो उसी तरह का खेल है। अगर मान लो लाइट ज़्यादा उसे मिलेगी तो सिंपल सी बात है, प्लांट थोड़ा टाइम और ज़िंदा रहेगा, मतलब जल्दी नहीं मरेगा, मतलब क्रिटिकल का टाइम जो है कम मिलेगी, राइट। तो हम बोल सकते हैं उस प्लांट को लॉन्ग डे प्लांट है सर ये, क्योंकि इसको लाइट मिल रही है। दूसरा है लाइट अगर कम मिले तो सिंपल सी बात, लाइट कम मिलेगी, फोटोसिंथेसिस कम होगा, फोटोसिंथेसिस कम करेगा, एनर्जी कम बनेगा, कम एनर्जी मिलेगी तो क्रिटिकल टाइम बढ़ता जाएगा, है ना। तो वो प्लांट का टाइम कैसा हो जाएगा? शॉर्ट डे प्लांट हम बोलेंगे उसको, राइट। और मान लो अगर लाइट मिले ही ना, लाइट अगर मिलेगी ही ना, तो क्या फ्लावरिंग जो है वो पॉसिबल है क्या? नहीं। लाइट अगर नहीं मिलेगी तो फ्लावरिंग पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, अपना खाना खुद बना नहीं पाएगा। तो उस प्लांट को कहेंगे डे न्यूट्रल प्लांट। और यहाँ मैंने एक लाइन लिखी है, इन लीव्स हार्मोन एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लावरिंग। जो लीव्स होते हैं उसके अंदर जो हार्मोन्स होते हैं वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं फ्लावरिंग को अकर करने के लिए, क्योंकि लीफ के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। यार ये सब तो सभी को पता ही होगा, बेसिक बात है ये सब, है ना। लास्ट टॉपिक बता दो, बोलोगे सर तभी से लास्ट किए जा रहे हो, आपका लास्ट हो ही नहीं रहा। अरे यार एक छोटा सा टॉपिक है भाई, इसके बाद मैं लास्ट नहीं कहूँगा, ओके। एक छोटा सा टॉपिक है वर्नलाइजेशन। वर्नलाइजेशन का कहने का मतलब है कि जिस तरह हम देखते हैं ना कि फ्लावरिंग जो होता है वो डे टाइम में भी होता है, नाइट टाइम में भी होता है कि नहीं होता। मतलब कि फ्लावरिंग जो होता है वो टेम्परेचर को डिपेंड नहीं कर रहा उतना, राइट।
तो वैसे फ्लावर जो टेम्परेचर पे डिपेंड ना हो, मतलब कि अगर उसे धूप मिल रही है तो भी उतना ही ग्रो हो, अगर धूप नहीं मिल रही है तो भी अगर उतना ही ग्रो कर रहा है, तो उसको हम कहेंगे, उस कंडीशन को कहते हैं वर्नलाइजेशन। इट मीन्स लो टेम्परेचर हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, फ्लावर के चेंजेस में कुछ भी नहीं होगा, ना ही क्वांटिटी में और ना ही क्वालिटी में, उस चेंजेस को कहते हैं वर्नलाइजेशन। ओके, बिल्कुल। इसका एग्जांपल है विंटर वैराइटीज़ में वीट हो गए, बार्ली हो गए और राई हो गया। और बाइनियल प्लांट होते हैं कुछ, जैसे कि शुगर बीट हो गए, कैबेज हो गया, कैरेट हो गया, ये सब कुछ वर्नलाइजेशन को शो करते हैं, मतलब टेम्परेचर उतना डिपेंड नहीं करता, राइट। तो यहाँ तक थी प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात, जो कि अब पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। तो बिल्कुल, अब यहाँ पर हमने चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के साथ। और इतने शॉर्ट टाइम में अगर आप एक चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो ना यार, वो भी NCERT बेस्ड, तो बहुत बड़ी बात होती है। तो इसीलिए एक लाइक कर दो और नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। ओके, बाय।